Kapil Sharma, Physics Faculty, Pragya Academy, Gangapur City. Once again, welcome you all on our online YouTube channel, Pragya Academy, Gangapur City. Dear students, today we'll be talking about surface tension. और इसके नाम से भी लग रहा होगा कि सरफेस टेंशन, तो बात किसकी होगी? सरफेस की। एक बात ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन के पीछे भी लॉजिक वही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और जनरली आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि दो तरीके के फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया जाता है, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स एंड एडेसिव मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है? कोहेसिव। और पानी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है? एडेसिव। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से एक प्रॉपर्टी आ जाती है किसमें? लिक्विड सरफेस पर। किस पर? लिक्विड सरफेस पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है और उस प्रॉपर्टी की वजह से दो चीजें होती है। एक तो वो जो सरफेस है लिक्विड की वो अपने आप को सिकुड़ने का प्रयास करती है, मतलब जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करती है। और दूसरा, उस मिनिमाइज एरिया करने के चक्कर में वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, अगर कोई चीज सिकुड़ेगी तो वो स्ट्रेच नहीं हो जाती है। जैसे सपोज कोई चारों तरफ से किसी चीज को खींच दो, चद्दर को खींच दो और उस पर आप लेट जाओ तो चारों तरफ से उसमें खिंचाव आ जाता है ना, वैसा ही हो जाता है। और उसी खिंचाव के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण, इस सरफेस टेंशन के कारण, एक खिंचाव क्या है? सरफेस टेंशन। इस खिंचाव के कारण आपने देखा होगा कि मच्छर इस पर बैठने लग जाते हैं। किस पर? लिक्विड सरफेस पर। पानी पे बैठे हुए आपने देखे भी होंगे। तो ये जो मच्छरों को बैठने में जो सहायता की वो किसने की? सरफेस टेंशन। और किसकी वजह से हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। क्लियर? वैसे तो आप ध्यान रखो कि सरफेस टेंशन जो है वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से आती है, लेकिन फिर भी अपन उसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है। तो ध्यान रखना कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। और उसकी वजह से जो आपकी लिक्विड सरफेस है वो किसकी तरह का बिहेव करती है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने के चक्कर में वो क्या कर लेती है? अपना एरिया मिनिमाइज, सरफेस एरिया को क्या कर लेती है? मिनिमम। इसके पीछे का लॉजिक में मैं आपको दूंगा कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की टेंडेंसी क्यों रखती है, क्या होता है उस मिनिमाइज, क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे अपन पढ़ेंगे यहां पे एनर्जी से। क्लियर? तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है सरफेस टेंशन। वो इस बात से करूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि कोई भी मटेरियल हो उसकी जो सरफेस प्रॉपर्टीज होती है वो उसकी बल्क प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। क्या बोला मैंने? कि किसी भी मटेरियल की जो सरफेस होती है ना, वो सरफेस की प्रॉपर्टीज उसकी बल्क प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बेटा, बल्क का मतलब होता है इनसाइड और सरफेस का मतलब होता है सरफेस। ठीक है ना? बल्क का मतलब इनसाइड और सरफेस मतलब सरफेस। तो बल्क प्रॉपर्टीज उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसी लाइन के आधार पे जब अपन बात करते हैं किसकी? लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स के केस में अगर मैं लिक्विड के इनसाइड मॉलिक्यूल्स की बात करूं, कौन से मॉलिक्यूल्स की? इनसाइड मॉलिक्यूल्स की। मान लो कि इनसाइड मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, और बात करूं किसकी? सरफेस मॉलिक्यूल्स की। तो अगर आपसे पूछे कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है इसको बोल सकते हो आप बल्क मॉलिक्यूल्स, और ये है जो मॉलिक्यूल्स है कौन से हैं? सरफेस मॉलिक्यूल्स। आप बोलोगे कि सर दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल डिफरेंस है। तो इन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी और इन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी दोनों में क्या होता है? डिफरेंस है। डिफरेंस की बात करूंगा मैं बाद में, अभी केवल आप समझो, इस इंपॉर्टेंट लाइन को याद रखो। तो हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन की शुरुआत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वी विल बी able to understand that why the droplets are spherical। जो बूंदें होती है, पानी की बूंदें, वो स्फेरिकल ही क्यों होती है?
इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वी ऑल गेट द आंसर अबाउट व्हाई अ मॉस्किटो, एक मच्छर, इज एबल टू स्टैंड और इज एबल टू सिट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और लिक्विड, कि कोई मच्छर किसी सरफेस पर, किसी लिक्विड की सरफेस पर या मोस्ट प्रोबेबली वाटर के सरफेस पे क्यों बैठ पाता है। आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर वी ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाई अ नीडल, एक बारीक सी नीडल लो, नीडल मतलब सुई, और उसको धीरे से किस पे रखो, वाटर सरफेस पे, वो नीडल तैरने लग जाती है। जबकि डेंसिटी ऑफ नीडल जो मेटल की बनी हुई है वो नीडल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, स्टिल इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। द कॉज बिहाइंड इट इज सरफेस टेंशन। तो मैंने बोला इसके अलावा भी कई सारे फिनोमिनाज हैं जो सरफेस टेंशन पे बेस्ड हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या है कि इट इज द प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड surface due to which the liquid surface have tendency to minimize its surface area। पहली बात तो ये हुई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच द लिक्विड सरफेस हैव टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो लिक्विड सरफेस है वो किसकी क्या करती है, वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखने का क्या करती है, प्रयास। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन। दूसरे शब्दों में आप इसे ये भी बोल सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड surface due to which the surface of the liquid behaves like a stressed membrane, एक खींची हुई झिल्ली, बिल्कुल एक खींची हुई नहीं होती, एक टाइट मेम्ब्रेन होती है ना झिल्ली, उसकी तरह बिहेव करती है। ये किसकी वजह से हुआ है सब, सरफेस टेंशन। क्लियर। तो जो लिक्विड सरफेस है ना वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन। और किस प्रॉपर्टी की वजह से अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करती है, वो भी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, सरफेस टेंशन। सो ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो आपकी लिक्विड सरफेस है वो अपने एरिया को मिनिमम रखना चाहती है, और दूसरा वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो करती है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव। अब आपको मैं बताता हूं, इसमें आज के लेक्चर में अपन बहुत बेसिक सी बातें करेंगे। मैं आपको एक बात समझाता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मच्छर सरफेस ऑफ द लिक्विड पे बैठ गया, तो आप ऐसे देखो कि कोई ये सरफेस ऑफ द लिक्विड है, इस पे मच्छर बैठे, तो बैठ कब पाएगा, वो बैठ तब पाएगा बेटा जब वो अंदर ना जाए, वो धसे नहीं और उसके वेट को कोई फोर्स बैलेंस कर दे। इसका मतलब वो झिल्ली है ना, जो सरफेस है किसकी, लिक्विड की, वो लिक्विड सरफेस कुछ ऐसी प्रॉपर्टी रख रही है कि वो एक टाइट मेम्ब्रेन की तरह, एक स्ट्रेस्ड खींची हुई झिल्ली की तरह बिहेव कर रही है, खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। इसी वजह से वो मॉस्किटो इस पर बैठ पा रहा है। अगर आप उसमें उंगली डुबो सरफेस पे, क्या आपकी उंगली बैलेंस हो सकती है या नहीं, लेकिन मच्छर बैठ जाता है। और ये जो सरफेस टेंशन है, ये इनेबल करती है कि बहुत सारे लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे कि नीडल हो गई, मच्छर हो गई, ये उसकी सरफेस पे फ्लोट करने लग जाते हैं। किसकी सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो क्या बोलते हैं, ये सब, इन सब चीजों को होने के लिए बाध्य किसने किया, ये सब घटनाओं को जो जन्म दिया वो किसने दिया, सरफेस टेंशन ने। क्लियर। तो
बल्क प्रॉपर्टीज मतलब इनसाइड प्रॉपर्टीज और सरफेस प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होती है किसमें, लिक्विड में। और वो उसको डिफरेंट करने के पीछे लॉजिक किसका है, सरफेस टेंशन का। ये वही बेसिक सी बात। अब अपन आगे की बात करते हैं और आगे की चर्चा में मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है क्या, दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड ये वाला और ये वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मान लो, और एक बल्क मॉलिक्यूल्स मतलब इनसाइड मॉलिक्यूल्स। तो अगर इन बल्क मॉलिक्यूल्स को देखें मतलब इनसाइड मॉलिक्यूल्स को, तो आप देखोगे कि मान लो मैंने ये इस वाले मॉलिक्यूल की बात की, तो इस वाले मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सब इक्वल फोर्स से अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। इसका मतलब इस पर एफ नेट कितना हो गया, 0। पहली बात तो ये। अब बात करो सरफेस मॉलिक्यूल की। ये वाला मॉलिक्यूल मान लो मैंने इसको पकड़ा, ये वाला इधर अट्रैक्ट होगा, ये वाला इसे इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा इस पर, भाई इसने इसको बैलेंस कर दिया मान लो, लेकिन जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, डाउनवर्ड। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इस पर एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर देखो इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल तो चारों तरफ दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस वजह से इस पर तो नेट फोर्स 0 हो गया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। लेकिन अगर आप यहां पे की बात करो इस जगह की सरफेस मॉलिक्यूल की, तो सरफेस मॉलिक्यूल में साइड पे है, इधर है, नीचे है, लेकिन ऊपर तो मिसिंग है ना, कौन, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो एब्सेंस ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, the net force is not equal to 0 on the surface molecule. That is why we can say that the bulk molecules and surface molecules both have different properties. Clear? And that makes the surface to be different from entire bulk. और यही जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो गुण है, यही इसको बल्क मॉलिक्यूल्स की बल्क मॉलिक्यूल से डिफरेंट करने की वजह से इसकी सरफेस जो डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। क्लियर बात? अच्छा, और देखो आप, पहली बात तो हुई है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे सिंपल लॉजिकल सी चीज पूछूं, तो अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि इसमें से और इसमें से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या कि द एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इज greater than the bulk molecules। जो सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो बल्क मॉलिक्यूल्स से क्या होती है, ज्यादा। उसका भी रीजन सुनो। एक बात बताओ, इस जगह पर नेट फोर्स कितना है, 0। मतलब इस पर सभी तरफ से फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये तो मूव कर ही नहीं सकता। क्लियर? अब मान लो इस मॉलिक्यूल को मैं इस वाले मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी का कंपैरिजन कर रहा हूं। मैंने बोला कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो मैंने यहां पे लाइन लिख दी क्या कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल्स से क्या होती है, ज्यादा। उसका लॉजिक सुनो। अगर बेटा इस मॉलिक्यूल को सरफेस मॉलिक्यूल बनना है, इस वाले मॉलिक्यूल को क्या बनना है, सरफेस मॉलिक्यूल, तो इनको इन सब बॉन्ड्स को तोड़ ताड़ के इनके अगेंस्ट कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। इनके अगेंस्ट कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। इस अट्रैक्शन फोर्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। इनको इनके अगेंस्ट होकर और कहां जाएगा, ऊपर। और अगर अगेंस्ट में इसको ऊपर जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। बिकॉज इफ द बल्क मॉलिक्यूल वांट टू move on the surface, then it has to do work against
against the force of attraction of neighboring molecules। और अगर आपको पता है कि अगर ये अगेंस्ट में वर्क किया और अगर ये यहां पहुंच गया तो जो वर्क है वो इसमें किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के रूप में। इसका मतलब यहां पे एनर्जी ज्यादा हुई या यहां पे ज्यादा हुई? ऊपर, क्योंकि इसको इन बॉन्ड्स को के अगेंस्ट में जो वर्क हुआ इसको कहां ले जाने पे? ऊपर ले जाने तक, वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। दैट इज व्हाई वी कॉल दैट द सरफेस मॉलिक्यूल्स एनर्जी इज ग्रेटर देन द बल्क मॉलिक्यूल्स एनर्जी। आपको ये बातें बिल्कुल याद रखनी है। क्लियर? तो यहां के सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल्स से क्या होती है? ज्यादा। और इसमें अगेंस्ट में जो वर्क हुआ, मैंने बोला नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, and this work is stored in form of potential energy known as surface energy, ये जो वर्क हुआ इसको यहां से यहां तक ले जाने में, इसके अगेंस्ट में जो वर्क हुआ, वही जो वर्क हुआ वो किसके रूप में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? सरफेस एनर्जी। तो प्रत्येक लिक्विड की सरफेस में क्या होती है? एनर्जी। और वो एनर्जी क्या कहलाती है? उसकी सरफेस एनर्जी। दीज 2 पॉइंट्स एंड 2 प्रीवियस पॉइंट्स जो अपन ने डेफिनेशन में लिखे थे आपको पता होने चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, कोहेसिव फोर्सेस। ये क्या होते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स। लाइक मॉलिक्यूल्स मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स। और दूसरा है एडेसिव फोर्स मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एडेसिव फोर्स। अगर मैं बोलूं कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है कौन सा है? कोहेसिव। और मैं आपसे बोलूं कि वाटर और ग्लास के बीच में, ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है वो कौन सा है? एडेसिव। बेटा ये तो दोनों फोर्सेस हैं मॉलिक्यूलर लेवल के फोर्सेस हैं। क्लियर? तो ये कोहेसिव फोर्स और ये एडेसिव फोर्स। क्लियर? तो ये हुए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात। अब मैंने आपको बात की कि इन दोनों फोर्सेस में से सरफेस टेंशन का कॉज कौन है? तो सरफेस टेंशन का कॉज है कौन? कोहेसिव फोर्स। उसका रीजन है, मैंने अभी तुम्हें बना के बताया था कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है उसको कौन से मॉलिक्यूल्स नीचे खींच रहे हैं, या नेट फोर्स किधर लग रहा है उस पर? नीचे की तरफ। तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल है भाई, सरफेस मॉलिक्यूल भी वाटर के हुए और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी वाटर के हुए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा कौन सा है? कोहेसिव फोर्स। तो इसका मतलब जो सरफेस टेंशन बनी वो किसके कारण बनी? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। और एडेसिव फोर्स का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो है एडेसिव फोर्स। चलो अपन बात करते हैं आगे की। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, अब आते हैं अपन कंसेप्ट। ये तो ही कुछ चीजें, अब मैं आपसे छोटी छोटी चीजें और कर रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पूछा कि सरफेस टेंशन की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच इट हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। और वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन मिनिमाइज, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन। वो क्यों हुआ, क्यों उसने मिनिमम किया, इसका कारण भी तुम्हें बताता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बोला था कि अगर
ये इनसाइड मॉलिक्यूल यहां से सरफेस पे गया तो इसकी एनर्जी 1 और मान लो इसकी एनर्जी 2। तो एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी 2। अब एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी 2, तो मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले की या लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले की? बताओ, हु इज मोर स्टेबल? तो आपका आंसर होना चाहिए जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इसका मतलब व्हाट इज हाई स्टेबिलिटी? तो हाई स्टेबल मतलब लो एनर्जी, स्टेबल मतलब लो एनर्जी। अब सरफेस मॉलिक्यूल के पास तो ज्यादा एनर्जी है, सरफेस मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये क्या करेगा? अच्छा, ये सब भी नहीं है नीचे आ जाए, क्योंकि अगर ये नीचे आ जाता, भाई ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे हैं, अगर ये नीचे आ जाता तो इसको रिप्लेस कोई दूसरा मॉलिक्यूल कर देता। अगर ये नीचे आ जाता तो यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल होता, वो इसको वापस क्या कर देता, रिप्लेस। तो बात तो वैसी वैसी रहती। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स को रहना तो कहां पे है, सरफेस पे, लेकिन फिर भी उनके पास एनर्जी ज्यादा है। अब अपने आप को स्टेबल क्या करें, अपने आप को स्टेबल कैसे करें? तो उसके लिए क्या करती है, ध्यान से सुनना। ये ऊपर वाली जो सरफेस है ना, ये जो लिक्विड सरफेस है, अपने आप को मिनिमम एरिया का बना लेती है। क्या कर लेती है? मिनिमम एरिया का बना लेती है, मिनिमम सरफेस एरिया कर लेती है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मिनिमम मॉलिक्यूल्स कहां पर रहे, सरफेस पे। और अगर सरफेस पे मिनिमम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो सरफेस एनर्जी मिनिमम रहेगी, और मिनिमम रहेगी मतलब लो एनर्जी रहेगी, और लो एनर्जी रहेगी तो इसकी स्टेबिलिटी हाई रहेगी। क्या बोला मैंने? कि अगर स्टेबल रहना है तो एनर्जी को मिनिमम रखना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूल्स यहां से तो कहीं जा नहीं सकते, तो वो क्या करें, वो अपनी सरफेस को सिकुड़ लेगा, और सिकुड़ने से क्या होगा कि उस सरफेस पर मिनिमम मॉलिक्यूल्स रहें, और मिनिमम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो सरफेस एनर्जी मिनिमम रहेगी, और मिनिमम रहेगी तो वो ज्यादा हाईली स्टेबल होगा। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, क्यों सर? सिकुड़कर स्ट्रेच मेम्ब्रेन, बिल्कुल तनी हुई झिल्ली की तरह। स्ट्रेच मेम्ब्रेन एक बिल्कुल नहीं होता, वो पलंग पे जब सोते हैं तो पलंग चारों तरफ से बिल्कुल कैसा हो जाता है, बिल्कुल एक झिल्ली की तरह हो जाता है ना, बिल्कुल टाइट सा हो जाता है। तो वैसे इसी वजह से आप उस पर सो पाते हो, इसी तरीके से मच्छर भी उस झिल्ली पर बैठ पाता है। तो क्या बोलोगे? सिकुड़कर एरिया मिनिमम किया। एरिया मिनिमम करने से क्या हो गया? कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो कम सरफेस एनर्जी, और कम सरफेस एनर्जी रहेगी तो हाई स्टेबिलिटी। इसी वजह से सरफेस टेंशन का गुण आता है किसमें? सरफेस पे। ध्यान रखना है किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा खेल है, ठीक है ना। अब आप इसे ध्यान में रखना। तो इसी वजह से जो सरफेस है वो किसकी तरह बिहेव करती है? कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। और इसी गुण के कारण, इस मिनिमम एनर्जी को करने के चक्कर में, सिकुड़ कर एरिया को मिनिमम करने के लिए, कौन से एरिया को? सरफेस एरिया को मिनिमम करने के लिए करने से क्या क्या फायदे हो गए? कि मच्छर बैठने लग गया, फायदा है। सुई तैरने लग गई, फायदा है। और भी कई सारे गुण इसमें आ जाते हैं। क्लियर बात? चलो नोट करो आप इसे, और बातें करते हैं। चलो अब अपन देखते हैं कि सरफेस टेंशन किस तरीके से होता है। तो मान लो ये लिक्विड सरफेस है इस तरीके से। अब मान लो ये लिक्विड सरफेस है, और इस लिक्विड सरफेस पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। भाई ये जो लिक्विड सरफेस है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, बिल्कुल किसकी तरह? एक तनी हुई झिल्ली की तरह बिहेव कर रही है। अब मैंने इस पर एक इमेजिनरी लाइन खींची, मैं यहां खींच रहा हूं। अब क्या होगा देखो, इस पर उपस्थित इस सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं?
एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं ताकि अपने आप सिकुड़ जाए। भाई इधर वाला मॉलिक्यूल इधर वाले को, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर वाले को क्या करना चाह रहा है, अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन खींचूं तो इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर फोर्स लगा रहे होंगे और इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर फोर्स लगा रहे होंगे, और मान लो कितना फोर्स लग रहा है, F, और मान लो इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ कितनी है, L। ये कौन सी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। तो बेटा यदि मैं सरफेस टेंशन को लिखूं T, तो T बराबर होता है F डिवाइड बाई L। तो इसका ये डेफिनेशन है, इसको इसी तरीके से डिफाइन किया गया। कैसे है, तो यहां से सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग नॉर्मली। एक्टिंग नॉर्मली मतलब उस लाइन के, जो इमेजिनरी लाइन है उसके परपेंडिकुलर, आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है तो किसी भी एक साइड का फोर्स पर यूनिट लेंथ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ लिक्विड सरफेस। हमने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी उसके किसी भी एक तरफ का फोर्स डिवाइड बाई एल, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सरफेस टेंशन के। और ये इसकी क्या है डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर राइज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, और जिस टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन 0 हो जाती है उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। एक और इंपॉर्टेंट बात कि T इक्वल टू F बाई L होता है, तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T इंटू L। इट मीन्स दिस फोर्स, ये जो फोर्स F है, ये फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन becomes 0 is known as critical temperature। वो जो टेम्परेचर है जिस पर सरफेस टेंशन कितनी हो गई, 0, उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बात भी आप लोग नोट करो, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं आगे। अब मैं आपसे पूछा, मैंने अभी आपको बोला कि अगर सर ये कोई सरफेस टेंशन का मैं क्रॉस सेक्शन बना दूं, ये सरफेस है, मान लो किसी कंटेनर में, किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो मैं इसका ये ऊपर वाला भाग बना रहा हूं ऐसे, ये ऊपर वाला भाग। अब बेटा मैं आपसे पूछूं, ये ऊपर वाला भाग है इस तरीके से मान लो, तो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, एक इमेजिनरी लाइन, इसको इस सारे मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, क्लियर। तो यहां पे मैंने सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया था, T बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग नॉर्मली। इस लाइन पर जो फोर्स है कैसा होना चाहिए, नॉर्मली, क्लियर बात, ओके। टेंशन इज इक्वल्स टू F बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग नॉर्मली टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। ये इसकी डेफिनेशन है, वी कैन नॉट चेंज इट, ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये स्केलर क्वांटिटी। एक और बात इसमें ध्यान रखना, याद है अपन ने टेंशन अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, तो ऐसा देखो ये बिल्कुल खींची हुई झिल्ली की तरह हो गई, मतलब इधर वाले मॉलिक्यूल इधर वालों को खींच रहे हैं और इधर वाले मॉलिक्यूल्स को इधर वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, तो सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो बिल्कुल एक टाइट सी झिल्ली नहीं हो गई। तो टाइट सी झिल्ली हो गई, इसका मतलब टेंशन है। भाई डोरी में जब आप खींचते हो तो उसमें टेंशन आ जाती है ना, वैसी टेंशन ये है। और टेंशन हमेशा कहां एक्ट करती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है, जैसे डोरी होती है ना, तो इस पॉइंट पर देखना है तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में T इधर लगता है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर लगता है। इस तरीके से अगर इस लाइन पे देखना है अपने को फोर्स, तो जो टेंशन, इसकी वजह से जो फोर्स आया, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आया वो किधर होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऐसा आप समझ सकते हो, क्लियर। अच्छा, मैं इस F को क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर बात। और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, चलो। सरफेस टेंशन हर एक लिक्विड की यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या बोला मैंने, सरफेस टेंशन is a unique property
ऑफ एवरी लिक्विड। हर एक लिक्विड की कैसी प्रॉपर्टी है? यूनिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब पानी है ना, वो पानी की अपनी एक सरफेस टेंशन है, तेल की अपनी एक सरफेस टेंशन है, हर एक लिक्विड की अपनी अपनी सरफेस टेंशन है। मतलब जब भगवान ने इन मटेरियल्स को बनाया होगा तो सब पे चिपका दिया कि तेरी सरफेस टेंशन इतनी, तेरी सरफेस टेंशन इतनी, एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से तो सरफेस टेंशन चेंज हो जाती है। क्लियर? तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि तेरी इस टेम्परेचर पे इतनी सरफेस टेंशन, तो पानी की अपनी सरफेस टेंशन होती है, किसी और लिक्विड की अपनी टेंशन होती है। तो अपन क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी लिक्विड सरफेस। यूं भी बोल सकते हो आप, एवरी लिक्विड सरफेस, क्योंकि ये सरफेस प्रॉपर्टी है। क्लियर बात? हर एक लिक्विड के लिए ये एक यूनिक चीज है। एक और बात ध्यान रखना कि अगर मान लो आपसे कोई पूछे, क्या अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर अगर मैं लिक्विड में कोई इंप्योरिटी मिक्स कर दूं, ऑन मिक्सिंग द इंप्योरिटी, तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट आएगा? तो ऑन मिक्सिंग द इंप्योरिटी, अब इंप्योरिटी दो टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी? इनसोल्यूबल, जो घुले ना, और सोल्यूबल। तो अगर इनसोल्यूबल इंप्योरिटी है तो जो टी है, मतलब सरफेस टेंशन है, वो क्या होगी? डिक्रीज। सरफेस टेंशन क्या होगी? डिक्रीज। और अगर सोल्यूबल है तो सोल्यूबल में इंक्रीज और में डिक्रीज। वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, वो डिपेंड करेगा कि इंप्योरिटी कैसी है, मतलब सॉरी, वो सोल्यूबल इंप्योरिटी कैसी है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि घटेगी या बढ़ेगी। लेकिन ज्यादातर केस में वो क्या होती है? वो बढ़ती ही है, हमारे केसेस में इन जनरल। अब मैं अपन यहाँ पे और बिहेवियर्स की यदि मैं बात करूं तो क्या क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं आप इसमें देखना। अब देखो, हमें मतलब है किससे? सवालों से, हमसे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आप एक बात समझ लो, क्या चीज? कि अगर मान लो आपको कोई इस तरीके का कोई सिस्टम दिया हुआ है जिसमें जैसे मान लो ये लिक्विड है और ये उसकी सरफेस है, ये कंटेनर है और ये लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे इस तरीके से आपको ये सिस्टम दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर इस सरफेस पर मैंने इस मार्कर को रख दिया, इस मार्कर को क्या कर दिया? रख दिया। तो जब आप इस मार्कर को रखोगे तो देखो ये लिक्विड सरफेस कुछ ऐसी हो जाएगी ना, और यहां पे ये मार्कर आपको सामने से कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, ये वाला ऐसा ही दिखाई देगा ना यहाँ पे। तो ये ऐसा हो गया। अब इसको बैलेंस कर लिया, मान लो कि सरफेस पे आपने रख दिया, किस प्रॉपर्टी की वजह से? ये तो तनी हुई झिल्ली थी ना, ऐसे रखा था, थोड़ी सी झुक जाएगी, कौन? इसकी वेट से। तो इसका मतलब mg को बैलेंस कर दिया। सपोज ये उस पर फ्लोट करने लगा रखने से, किसकी वजह से? बायोन्सी फोर्स की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। देखो फ्लोटेशन के दो कोज, एक तो बायोन्सी फोर्स की वजह से पड़ा था, वो एक अलग चीज है। अभी ये किसकी वजह से तैर रहा है? मान लो हल्की सी चीज है, ये नीडल है, इसे नीडल समझ लो। तो अगर ये इस पर स्टैटिक कंडीशन में है तो क्यों है? इसके mg को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। कौन सा फोर्स? तो फोर्स कर रहा है कौन सा? सरफेस टेंशन। अब ध्यान से देखो, सरफेस टेंशन ऐसे लगेगी, ऐसे। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या ध्यान रखो कि ये जो फोर्स है इसको क्या लिखोगे? T इंटू इसकी लेंथ, किसकी लेंथ? इस मार्कर की लेंथ, तो T इंटू एल। और इधर से भी क्या लगेगा? F बराबर T इंटू एल। इसका मतलब ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, मान लो ये यहां से कितने एंगल पे है? थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, TL cos थीटा, इधर भी TL cos थीटा, और ऊपर जुड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2TL sin थीटा। वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को। तो आप ध्यान रखो एक बात कि अगर हमें सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स निकालना है तो F बराबर क्या लिखोगे? T इंटू एल। सिंपल सी लॉजिकल बात, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने कोई मार्कर रख रखा है, कोई भी चीज रख रखी है, जैसे मान लो कि किसी लिक्विड सरफेस में मैंने रिंग को रख दिया ऐसे,
जैसे मान लो ये लिक्विड सरफेस है और इस पे मैंने किसको रख दिया, एक रिंग को रख दिया ऐसे। आपसे पूछा जाए कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो mg तो इसका नीचे लग रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स लगा होगा, तो सिंपल सी बात है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन F बराबर कितना होता है, T इंटू एल, और लेंथ क्या कितनी होती है रिंग की, तो क्या लिख दो 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो आप ये समझो कि सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगता है, वो फोर्स लगता है कितना, F बराबर T इंटू एल, वेयर T सरफेस टेंशन, L इज द लेंथ, जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा या जो भी चीज आपको दे रखी होगी उसकी लेंथ। क्लियर, इतना फोर्स लगता है। दूसरी चीज, एक तो अपन ने पढ़ा क्या कि T बराबर F अपॉन L, और दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना, क्या चीज, कि एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, वो तरीका अपन देखेंगे बाद में, वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन। इसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में। अब आज के लिए मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि आज अपन ने जो देखा कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी होगी तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। उस अनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए, उसको स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ये अपने सरफेस एरिया को क्या कर लेती है, मिनिमम, किस प्रॉपर्टी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। दैट इज व्हाई द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बात क्या हुई कि स्पेरिकल शेप, जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉप्स है, उनके स्पेरिकल शेप के पीछे लॉजिक सरफेस टेंशन। क्लियर बात, सरफेस मॉलिक्यूल से उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, मिनिमम, जब कम से कम मॉलिक्यूल से यदि सरफेस पर रहेंगे तो कम से कम एनर्जी रहेगी, इसलिए सरफेस की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह हो जाती है। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स F बराबर T इंटू एल, और इस फोर्स का डायरेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी सरफेस। जैसे यहां पे मैंने देखो ये सरफेस कुछ ऐसी हो गई थी, ऐसे ऐसे यहां पे ये रखा हुआ था मार्कर, तो अब सरफेस ये वाली है ना, ए वाली, तो इस जगह पे जो लिखोगे तो अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी मतलब या तो यूं बोल दो, या ये जो सरफेस है उसके टेंजेंट बोल दो, तो टेंजेंशियल टू द सरफेस या अलोंग दी सरफेस। जैसे कोई सरफेस सीधी है तो अलोंग दी सरफेस हो गया, और मान लो थोड़ी सी इस तरीके से हो गई, तो इस जगह पे फोर्स लिखना है तो कैसे लिखोगे, टेंजेंशियल टू दिस पॉइंट, तो यहां पे भी तो अलोंग दी सरफेस ही हो गया ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो अलोंग दी सरफेस बोल दो या टेंजेंशियल टू द सरफेस। क्लियर, तो अपन ने देखा कि सरफेस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कुछ अलग होता है, जो किसको जन्म देता है, सरफेस टेंशन को। आप लोग यहां तक पढ़े, बाकी अपन कल करते हैं बात। और ये बात ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स आता है, और फोर्स क्या होता है, बराबर सरफेस टेंशन इंटू एल। सरफेस टेंशन हर एक लिक्विड की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, इंप्योरिटीज का इफेक्ट आता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखना इसे।